हाँ तो नमस्कार जी मेरे भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है आपको क्लास 10th का हिस्ट्री का मेरे भाई आपको छठा नंबर चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। पहले हम लोग सब्जेक्टिव को देखते हैं, इसके बाद जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं आपको क्रैक कोर्स का, जिसमें सोशल साइंस को पढ़ रहे हैं और पहला जो आपको सब्जेक्ट है हम लोगों ने हिस्ट्री को उठाया है। तो हिस्ट्री में जो है आज आपको छठा चैप्टर के सब्जेक्टिव को पढ़ा रहे हैं। अगले दिन जो है छठा चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो छठा चैप्टर का जो मेरे भाई आपको पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है, शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। यानी शहरीकरण का मतलब ये है कि गांव से धीरे धीरे लोग जो है आपको निकलकर शहर की ओर कैसे चले जाते हैं। तो जब गांव में लोगों के पास अत्यधिक मात्रा में धन होने लगती है तो लोग आपको चले जाते हैं चौक चौराहा पर बसने, वहां पर ज्यादा पैसा हो जाएगा उन लोगों के पास, थोड़ा सा और ज्यादा आपको उन्नति हो जाएंगे तो आपको जिला में चले जाते हैं, फिर जिला से राजधानी में चले जाते हैं, फिर राजधानी से देश के राजधानी में चले जाते हैं, फिर देश के राजधानी से वो विदेशों में आपको निकल जाते हैं। तो शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रामीण बस्तियां कस्बा या शहरों में परिवर्तित हो जाती है। इससे एक नई अर्थव्यवस्था आपको उत्पन्न हुई जिसमें कृषि पशुपालन का स्थान आपको व्यापार शिल्प और उद्योग धंधे ने ले लिया। यानी पहले क्या होता था कि गांवों में आपको कृषि यानी खेती होता था, पशुपालन होता था, यानी लोग गाय भैंस क्या करते थे, पालते थे और खेती बाड़ी करते थे। लेकिन उसके जगह पर अभी क्या आ गया है, लोगों ने व्यापार करना शुरू कर दिया है। शिल्प का मतलब लोगों ने सिलाई बिनाई का काम शुरू कर दिया है। उद्योग धंधा का मतलब नई नई फैक्ट्रियां जो है आपको लग रही है। तो इसी को क्या बोला जाता है, शहरीकरण। यानी लोगों ने खेती बाड़ी और पशुपालन से उठकर क्या किया कि लोगों ने आपको वो जैसे उद्योग धंधा में काम करना लोगों ने शुरू कर दिया, व्यापार को उठा लिया। इसी को क्या बोला गया, आपको शहरीकरण बोला जाता है। शहर किस प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं। तो शहर विभिन्न प्रकार के क्रियाओं के केंद्र होते हैं, जैसे रोजगार। चूंकि शहर में जो होता है ना, अक्सर रोजगार की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। चूंकि गांव में तो कोई फैक्ट्री नहीं है ताकि आपको रोजगार दिया जा सके, और शहर में आपको फैक्ट्री है, बहुत सारा व्यापार का दरवाजा खुला हुआ है। वहाँ शिक्षा भी आपको माने समझिए गांव के मुकाबले बहुत ही बेहतर होते हैं। स्वास्थ्य का मतलब जैसे यहाँ गांव में अगर कोई सरकारी अस्पताल है उसका व्यवस्था देख कर देखिए, थोड़ा सा शहरों में जो सरकारी अस्पताल है उनका व्यवस्था देखिए, या गांव में जो प्राइवेट अस्पताल है उससे भी आप तुलना शहर के अस्पतालों से कर सकते हैं। यानी गांव के मुकाबले कहीं बेहतर चीज आपको शहर में उपलब्ध रहते हैं। व्यापार वाणिज्य का बहुत ही ज्यादा आपको समझिए वहां चांस रहता है। यातायात का मतलब गाड़ी परिवहन, एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए किसी प्रकार के दिक्कत नहीं होता है। शहर आपको गतिशील अर्थव्यवस्था या मुद्रा के प्रधान होती है, जिसके भी आपको केंद्र होते हैं। शहर राजनीतिक आपको प्राधिकरण का भी आपको एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है। यानी आपको समझिए जितना भी एक सरकार का जो सिस्टम होता है मेन पॉइंट, वो सारा का सारा आपको शहर में ही उपलब्ध होता है। गांव के लोग क्या करते हैं, शहरों की ओर जाते हैं और सब चीजों को क्या करते हैं, अपना जो उनको कमी होता है उसको क्या करते हैं, पूरा करते हैं। जैसे आप डीएम का ऑफिस देख लिए, एसपी का ऑफिस देख लिए, कोई बड़े बड़े फैक्ट्रियां देख लिए, या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको मिनट मिनट पर जो गाड़ी मिलता है, ये सब अक्सर कहाँ मिलेगा, आपको शहर में ही मिलेगा। चलिए 3 नंबर कह रहा है कि शहरों में आपको मध्यम वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डालें। यानी शहर में मध्यम वर्ग का कहने का मतलब ये है कि शहर में जो मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास के जो लोग रहते हैं उनके बारे में कुछ बताइए। तो शहर में पूंजीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग का भी आपको उदय और विकास हुआ। क्योंकि पूंजीपति का मतलब वैसे लोग जिनके पास पैसा जो है आपको ज्यादा है, श्रमिक का मतलब वैसे लोग जो आपको लेबर कैटेगरी के हैं, प्लस में आपको एक तो हो गए ज्यादा पैसा वाले, एक हो गए सफल लेबर। अब मध्यम वर्ग किसे बोला जाएगा, जो इसके बीच में आएगा का भी उदय हुआ। ये नए सामाजिक समूह के रूप में उभरे। इस समूह में बुद्धिजीवी आपको नौकरी पेशा समूह, राजनीतिज्ञ आपको चिकित्सक, व्यापारी जो थे वो प्रमुख थे मध्यम वर्ग के। व्यवसायिक वर्ग आपको नगरों में विकास का प्रमुख आपको कारण बना, जिससे शहरों को आपको नई सामाजिक आर्थिक स्वरूप प्राप्त हुआ।
बुद्धिजीवी एवं आपको राजनीतिक वर्ग ने नया आपको राजनीतिक सामाजिक चिंतन आपको दिया तथा विभिन्न आंदोलन को आपको दिशा एवं नेतृत्व क्या किया, आपको प्रदान किया। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपसे कह रहा है चौथा नंबर कि किन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा आपको आधुनिक शहर की स्थापना जो है निर्णायक रूप से होती है। तो पहला जो है औद्योगिक पूंजीवादियों का उदय, यानी जितना भी वहां पर फैक्ट्री लगाने वाले लोग थे, जो उद्योग लगाने वाले लोग थे, एक बड़े बड़े आपको पूंजीपति लोग ही होते हैं। विश्व को विशाल भूभाग पर आपको औपनिवेशिक शासन की स्थापना। तीसरा है लोकतंत्र आदर्शों का जो है आपको विकास। इन सब क्रियाओं से आधुनिक शहर की क्या होती है, स्थापना निर्णायक होती है। उसके बाद 5वां नंबर कह रहा है कि शहर ने आपको किन नई समस्या को जन्म दिया है। तो आइए, नए नए शहरों का उदय और शहरों की बढ़ती जनसंख्या ने शहरों को नई नई समस्या का जन्म दिया है। शहरों में श्रमिक की बढ़ती आबादी ने आपको नई समस्या को जन्म दिया है, क्योंकि शहर जो है आप जानते हैं कि बहुत ही कम क्षेत्र में ज्यादा लोग क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। क्योंकि एक तो ऑलरेडी जो शहर में बसे हुए हैं उनका तो घर है, और एक गांव से भी मजदूर क्या करते हैं, बहुत ही भारी संख्या में आपको काम करने चले जाते हैं, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है। आवास की समस्या, रहने के लिए उन लोगों को घर नहीं मिलता है, एक एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या जो है आपको बहुत ही ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। अगला 6ठा नंबर कह रहा है कि गांव और शहरों के मुख्य अंतर बताइए, यानी गांव और शहर में जो है आपको अंतर को ढूंढना है। तो शहर और गांव में मुख्य अंतर यह है कि ग्रामीण लोग की आजीविका जहां कृषि और पशुपालन और घरेलू उद्योग धंधों पर आश्रित होता है। क्योंकि गांव के अक्सर लोग क्या करते हैं, कृषि मतलब खेती करते हैं, पशुपालन का मतलब गाय भैंस आपको पालते हैं, और घरों में जो थोड़ा बहुत आपको घरेलू उद्योग धंधा उस पर ध्यान देते हैं। वहीं आपको शहरों में लोग आपको विभिन्न व्यवसाय व्यापार करते हैं, उद्योग धंधे नौकरी में क्या होते हैं, आपको लग जाते हैं। यही सब जो है आपको शहर और गांव में जो है आपको अंतर दिखता है। 7 नंबर कह रहा है कि आपको शहरीकरण का पुरुषों एवं महिलाओं पर समान रूप से क्या प्रभाव पड़ा। तो शहरीकरण का पुरुषों और महिलाओं पर समान आपको प्रभाव पड़ा। दोनों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अधिकारों और कार्यों पर क्या दिया गया, आपको बल दिया गया। तो आइए, शहरीकरण का पुरुषों और महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। जब शहरीकरण हुआ तो पुरुष और महिला दोनों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो शहरीकरण का पुरुषों और महिलाओं पर समान प्रभाव पड़ा। दोनों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी गांव में जब आप देखते होइएगा कि लोग जो है आपको महिलाओं को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन शहरों में क्या है, महिलाओं को आपको रेपुटेशन है, रेस्पेक्ट है। यानी अब तो गांव गांव में भी ये चीजें आ गया है धीरे धीरे, लेकिन पहले क्या हम लोग ये जानते थे कि महिला जो है एक पर्दा के पीछे रहने वाले, आपको समझिए एक माने एक मानव है। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या महिला आपको हर क्षेत्र में भी काम कर रही है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, यही टीचिंग लाइन में देखिए आप सरकारी स्कूल या कोई आप प्राइवेट स्कूल को देख लीजिए, उसमें महिला जो है पूरी तरीका से बच्चों को पढ़ाने में अपना बेचारी जान झोंक दी है सब। या मेडिकल क्षेत्र चले जाइए, मेडिकल में तो और अत्यधिक मात्रा में आपको महिलाएं जो है आपको दिखती है। तो महिला जो है समझिए अब देश के उन चीजों को अपने कंधे पर उठा ली है जो केवल और केवल लोग ये समझता था कि नहीं ये केवल काम पुरुषों से हो सकता है। तो महिलाओं पर शहरीकरण होने से बहुत बड़ा आपको समझिए, मैं जहां तक व्यक्तिगत मानता हूं कि बहुत बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, उनके अधिकारों पर बल दिए। अगला है शहरीकरण एवं पर्यावरण शहरीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए। जाहिर सी बात है, शहरीकरण होगा तो ज्यादा लोग एक जगह रहेंगे, बहुत सारे कचरे जो है आपको फैलने लगेगा, बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी भी आपको आसपास शहरों में बनने लगता है, बहुत सारे गंदगी का समस्या हो जाता है, पेड़ पौधे कटने लगते हैं घर बनाने के लिए। तो वहां पर्यावरण की संख्या माने समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि प्रदूषण जो है आपको फैलने लगता है। तो शहरीकरण के कारण आपको कल कारखाने की स्थापना होती है, चिमनियों से निकलने वाले धुएं आपको बेतरतीब भीड़ यहाँ पर
यहाँ पर देख लिखना थोड़ा चाहिए। बेहतरीन भीड़ यानी बड़ी संख्या में भीड़, लोगों और आपको सवारियों की आवाजाही, गंदगी और धूल से पर्यावरण काफी दूषित हो गया है। अतः पर्यावरण के सुरक्षा के लिए समय समय पर प्रयास किए गए। 1840 के दशक में इंग्लैंड के आपको प्रमुख औद्योगिक नगरों में धुआं नियंत्रण कानून लागू किया गया। भारत में 1863 में कोलकाता में धुआं निरोधक आपको कानून क्या किया गया, आपको बनाया गया। तो सरकार जो है आपको जो शहरों में प्रदूषण फैलती है उसके लिए लगातार जो है आपको काम करती है, लगातार डिसीजन लेती है, लेकिन ये चीजें जमीनों पर उतना नहीं दिखती है। आप जानते होइएगा कि गांव की चलिए थोड़ा सा स्थिति जो है आपको ठीक ठाक है, लेकिन शहर की स्थिति बहुत ही आपको समझिए सोचने पर आपको मजबूर करता है। जैसे दिल्ली में आप चले जाइए, वहाँ प्रदूषण के आपको बहुत ही ज़्यादा आपको समझिए समस्या रहता है। अगला है 9 नंबर कि नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे के आपको अभिन्न रूप से कैसे आपको जुड़े हुए हैं। तो शहरों यानी नगरों का आपको सामाजिक जीवन आधुनिकता के साथ अभिन्न रूप से आपको जोड़ा जा सकता है। वास्तव में नगरीय जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे के आपको अंत भी व्यक्ति है। शहरों को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। शहर व्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए अंतहीन आपको संभावनाएं प्रदान आपको करता है। आधुनिकीकरण ने आपको नगरीय जीवन को काफी हद तक जो है आपको प्रभावित किया है। अगला 10 नंबर कह रहा है कि यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है। मेरे भाई घेटों का अर्थ क्या है उसको यहाँ पर समझेंगे, लेकिन एक बात और बता दें कि ये जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा आपको बेहतरीन क्वेश्चन है इस चैप्टर का मेरे हिसाब से। यूरोपीय इतिहास में घेटों का आपको समान अर्थ मध्य आपको यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। यानी यूरोप में जो मध्य आपको यूरोप में यहूदी एक जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वैसे ही आपको यहूदी एक धर्म है। उनके वो यहूदी लोग जहां बसते थे उन्हीं लोगों के लिए घेटो शब्द आपको आया। लेकिन आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म यानी एक विशेष धर्म आपको नौ जाति समान आपको पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। घेटोकरण की आपको प्रक्रिया में मिश्रित आपको विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक सामुदायिक पड़ोस में आपको बदलाव का होना सामुदायिक आपको दंगों को एक विशिष्ट आपको देशिका के रूप में आपको देते हैं। तो यहाँ पर यूरोपीय इतिहास में जो घेटों का अर्थ है आपको मध्य यूरोपीय क्षेत्र के जो समझिए यहूदी लोग थे उन्हीं लोगों को आपको घेटों कहकर पुकारा जाता था। उन्हीं लोगों के लिए ये शब्द जो है आपको आया। 11 नंबर कह रहा है कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख उदाहरण बताएं। तो एक में जनसंख्या का घनत्व, जो शहरों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। दूसरा कृषि आधारित आपको आर्थिक क्रियाओं का अनुपात। कृषि आधारित आर्थिक क्रियाएं का अनुपात गांवों में क्या होता है आपको अधिक। तो एक तरफ है कि शहरों में तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, एगो आपको माने अंतर समझ आया, और गाँव में जनसंख्या कम है। दूसरे की शहरों में खेती जो है आपको कम है और गाँव में क्या है खेती ज्यादा है, यानी गाँव में कृषि ज्यादा है। अगला है चार्टिस्ट आंदोलन आपको क्यों चलाया गया था। तो बालिग पुरुषों के लिए माता अधिकार के मांग को लेकर इंग्लैंड में जो है चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है किसके लिए चलाया गया था, तो मत के अधिकार को लिए आपको चलाया गया था। 19वीं 20वीं आपको शताब्दियों में लंदन में आपको कामकाजी महिलाओं में किस प्रकार का बदलाव आया, इसका क्या कारण थे। तो 18वीं 19वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड में कारखाने स्थापित होने लगे तब बड़ी संख्या में स्त्रियां भी इनमें काम करने लगी। कुछ समय बाद आपको तकनीक में परिवर्तन के कारण जब कुशल श्रमिकों की आवश्यकता हुई तो इन स्त्रियों के आपको कारखानों से हटाया जाने लगा। कारखानों में काम बंद होने पर स्त्रियां आपको घरेलू काम धंधे में लग गई। 1861 में 1861 की जनगणना के अनुसार लंदन में 2.5 लाख आपको घरेलू नौकर थे, जिनमें महिलाओं की आपको संख्या अधिक थी। अनेक औरतें
अपने परिवार के आमदनी बढ़ाने के लिए अपने मकान में आपको पेइंग गेस्ट को रख लेती थी। कुछ स्त्रियां अपने घर में रहकर कपड़े सिलने, ऊनी वस्त्र आपको बुनने तथा कपड़े धोने का काम करने लगी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब पुरुष बड़ी संख्या में युद्ध में शामिल होने लगे तथा युद्धकालीन आवश्यकता सामग्री की मांग बढ़ गई, तो महिलाएं आपको पुनः घरेलू काम छोड़कर विभिन्न उद्योग धंधों में काम करने लगी। दफ्तरों में भी उन्हें आपको रोजगार के अवसर मिले। इस प्रकार महिलाओं की आर्थिक क्रियाकलापों के महत्वपूर्ण भागीदारी रही। यानी 19वीं 20वीं शताब्दी में महिलाओं की आपको लंदन में कामकाजी में कैसे भागीदारी रही। तो शुरुआत में जो थी वो महिला तो पहले बेरोजगार रहती थी। जब आपको विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस विश्व युद्ध में आपको लंदन के तरफ से यानी इंग्लैंड के तरफ से बहुत सारे ऐसे पुरुष लोग थे जो आपको समझिए युद्ध पर चले गए। अब वहाँ लोगों को कमी हो गई काम करने वालों की, सरकारी दफ्तर या और सब सारा जितना भी वहाँ के फैक्ट्रियाँ थे। अब इस काम को महिला तो यहाँ खाली बैठी थी, पहले से बेरोजगार थी। अब महिलाओं के लिए एक अवसर मिल गया और महिला ने उस चीज को क्या किया, संभाल लिया। 14 नंबर कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई। तो 19वीं शताब्दी से बंबई का आपको विकास एक महत्वपूर्ण बंदरगाह के रूप में यहाँ लिखना, बंदरगाह के रूप में विकास के साथ साथ यहाँ प्रशासकीय गतिविधियां भी आपको बढ़ गई। अतः यह आपको पश्चिमी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय भी आपको बन गया। औद्योगिकरण जब आपको विकास हुआ तो बंबई बड़े आपको औद्योगिक केंद्र के रूप में बदल गया। इसके बाद बंबई का तेजी से विकास हुआ, शहर फैलने लगा, व्यापारी आपको कारीगर, उद्योगपति, दुकानदार, श्रमिक बड़ी संख्या में आकर यहाँ आपको बसने लगे। इससे बंबई आपको पश्चिमी भारत का सबसे प्रमुख नगर बन गया। इसकी आबादी जो है आपको काफी बढ़ गई। तो जाहिर सी बात है जहां बहुत सारे आपको व्यापारी चले जाए, कारीगर चले जाए, उद्योगपति चले जाए, दुकानदार चले जाए, वहां एयरपोर्ट वगैरह और वहां बंदरगाह सारे जब सुविधा मिल जाए तो ऑटोमेटिक जो है वो चीजें क्या होती है, आपको बदल जाती है। 15 नंबर कह रहा है कि बंबई की बहुतरी फिल्में शहर से बाहर से आने वाले की जिंदगी पर क्यों आपको आधारित थी। आइए, औद्योगिक और आर्थिक केंद्र होने के अतिरिक्त बंबई यहाँ लिखा, बंबई पहले दुनिया या फिल्म उद्योगों का केंद्र था। फिल्मी दुनिया से आकृष्ट होकर इस आपको उद्योगों में अपना भविष्य तलाशने एवं संवारने प्रतिवर्ष हजार व्यक्ति इस नगर में आते थे। आप जानते हैं कि आज भी जो है भारत का बहुत सारे अधिकतर जो फिल्म है वो सब का सब मुंबई में ही आपको शूटिंग होता है, तो उन्हें फिल्म सिटी के भी नाम से जाना जाता है। इसलिए अधिकांश फिल्में बंबई में आपको आने वाले अप्रवासियों के जीवन और उनके द्वारा भोगी गई कठिनाइयों, उनकी आशाओं और निराशों को आपको केंद्रित कर बनाई गई। 16 नंबर कह रहा है कि व्यवसायिक पूंजीवादी ने किस प्रकार नगरों के आपको उद्भव में अपना योगदान दिया। तो नगरों के उद्भव आपको एक प्रमुख कारण व्यवसायिक पूंजीवादी के आपको उद्भव के साथ संभव हुआ। व्यापक स्तर पर व्यवसाय बड़े पैमाने पर आपको उत्पादन, मुद्रा प्रधान आपको अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें आपको काम के बदले वेतन, मजदूरी, नगद भुगतान, एक आपको गतिशील एवं प्रतियोगी आपको अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र आपको उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा, बैंकिंग, साख बिल विनिमय, आपको बीमा, अनुबंध, कंपनी साझेदारी, ज्वाइंट आपको स्टॉक, एकाधिकार आदि इस पूंजीवादी आपको अर्थव्यवस्था की विशेषताओं ने आपको नए नए नगरों के आपको उद्भव में अपना योगदान जो है आपको दिया है। 17 नंबर कह रहा है कि गांव में आपको कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता को दर्शाना है। तो गांव में कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता मुख्य रूप से यह है कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि संबंधी व्यवसाय से आपको जुड़ा होता है। अधिकांश वस्तुएं आपको कृषि उत्पादन से जुड़ी होती है जो इनकी आय का प्रमुख आपको स्रोत होती है।
गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन आपको निर्वाह अर्थव्यवस्था की अवधारणा पर क्या होती है, आपको आधारित होती है। यानी बता रहा है कि गांव की जो अर्थव्यवस्था है वो समझिए कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और कृषि से आप ज्यादा कुछ कमा नहीं सकते हैं, बस अपना जीवन जी सकते हैं, 2 टाइम 4 टाइम का भोजन चल सकता है। समाज का वर्गीकरण ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आपको किस विभिन्नता के आधार पर किया जाता है? तो गांव एवं शहरों में सामाजिक वर्गीकरण मुख्यतः व्यवसाय में आपको भिन्नता के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण आबादी आपको एक बहुत बड़ा आपको भाग मुख्यतः कृषिजन्य क्रियाकलापों के से आपको संबंध होता है। इसके विपरीत आपको शहरी आबादी मुख्यतः गैर कृषि व्यवसाय, नौकरी, आपको उद्योग व्यापार से आपको संलग्न होती है। क्योंकि आपको शहर जो है वो थोड़ा सा गाँव से इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वहाँ कृषि तो समझिए होता है लेकिन बहुत ही कम, लेकिन इसके अलावा जो वहाँ पर शहरी आबादी मुख्यतः आपको गैर कृषि व्यवसाय यानी कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय वहाँ बहुत कम होता है। जैसे नौकरी, उद्योग, व्यापार, ये सब जो है दुकानदौरी, ये सब वहाँ ज्यादा चलता है। 19 नंबर में कह रहा है उन 2 कानूनों के नाम लिखे जिसके द्वारा इंग्लैंड में बाल श्रमिकों के कारखाने में काम करने से आपको रोक दिया गया। पहला, अनिवार्य आपको प्राथमिक शिक्षा, यानी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा लेना है। जैसे भारत में भी अनिवार्य रूप से शिक्षा है कि 14 बरस से कम उम्र वाले बच्चों को एकदम अनिवार्य रूप से स्कूल में पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है। और कोई भी व्यक्ति यदि 18 वर्ष से कम है, अगर वो किसी फैक्ट्री में काम करने जाता है तो उसको काम नहीं देना है। यदि कोई दे भी देता है तो उनको जेल भी भेजना है, FIR भी करना है, और माने जो कानूनी प्रक्रिया है वो उनके साथ किया जाता है। 1902 में आपको फैक्ट्री कानून बनाकर इंग्लैंड में बाल श्रमिकों को कारखाने में काम करने से क्या किया गया, आपको रोक दिया गया। उन 2 फिल्मों को नाम लिखे जिससे बंबई में आपको अंत विरोधी आयामों का क्या होगा, उल्लेख किया जाता है। तो आपको CID और आपको गेस्ट हाउस, CID और गेस्ट हाउस याद रखिए। CID तो अभी भी चलता है, ज्यादा लोग देखते हैं। बंबई की चाल किस प्रकार की आपको इमारत थी, इसका निर्माण कब से आपको आरंभ हुआ? तो आइए, गरीबों के आवास के आपको लिए बंबई में बड़ी संख्या में चौल बनवाया गया। चौल बहुमंजिली इमारत थी, इसका निर्माण 1860 के दशक में आरंभ हुआ था। इनके एक कमरे के मकान आपको खोली कतार में आपको बने होते थे। यानी चौल क्या था, तो समझिए बड़े बड़े जो मकान बनता था वही चौल कहलाता था। 19वीं शताब्दी में धनी आपको लंदन वासियों ने आपको गरीबों के लिए मकान बनाने की वकालत क्यों की? 19वीं शताब्दी में लंदन में आपको गरीबों के आवास से आपको जुड़े एक बड़ी समस्या थी। कारखाने दारी व्यवस्था ने आपको लंदन नगर का स्वरूप परिवर्तित आपको कर दिया। कारखाने में काम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आपको लंदन आने लगे, परंतु उनके सामने आवास की समस्या थी, यानी रहने के लिए जगह नहीं थी। शहर में रहने के लिए घर उपलब्ध भी नहीं थे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए धनी लंदन वासियों ने गरीबों के लिए मकान बनाने की वकालत आपको शुरू की। वैसे धनी लोगों ने जिनके पास आपको पर्याप्त जमीन उपलब्ध थी, शहर में आपको बाहर से आने वाले गरीब के आपको लिए टेटमेंट्स की आप बनाने लगे। टेटमेंट्स का मतलब टेनेमेंट्स का मतलब वो टेंट ओंट नहीं होता, वही वाला है। 23 में कह रहा है कि श्रमिक वर्ग का आगमन शहर में किन परिस्थितियों के अंतर्गत हुआ? तो आधुनिक शहर में जहां एक ओर पूंजीवादी वर्ग का आपको अभ्युदय हुआ, तो दूसरी ओर श्रमिक वर्ग का, यानी एक ओर आपको पैसा वाले लोगों का उदय हुआ, तो दूसरी ओर भाई आप एक मजदूरों का भी किला खड़ा हो गया। समझिए, शहर में फैक्ट्रिया प्रणाली की स्थापना के कारण कृषक आपको वर्ग में जो लगभग भूमिहीन कृषि वर्ग के रूप में थे, यानी जिनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं था, शहरों की ओर बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में इनका पलायन हुआ। इस आपको तरह शहर में आपको रोजगार की अपार संभावना को देखते हुए गांवों से शहर की ओर श्रमिक का क्या हो गया, आपको आगमन हो गया और सारे लोग शहर की ओर मूव कर गए।
24 कह रहा है कि नागरिक अधिकारों की प्राप्ति एक नई चेतना किस प्रकार का आंदोलन या प्रयास से बनी है। तो नगरीय सभ्यता ने आपको पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी व्यक्तिवाद की भावना को उत्पन्न किया। एक और उनके अधिकारों के लिए आपको विभिन्न आंदोलन चलाए गए। महिलाओं के आपको मताधिकार आंदोलन या विवाहित महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार आदि आंदोलन के माध्यम से महिलाओं में आपको नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई चेतना आपको विकसित हुई। 19वीं शताब्दी में अधिकतर आंदोलन जैसे चार्टिस्ट सभी आपको वयस्क पुरुषों के लिए आपको चलाया गया। 10 घंटे का आंदोलन, कारखाने में काम करने के घंटे निश्चित करने के लिए आंदोलन भी किया गया आदि के द्वारा नागरिक अधिकारों के प्रति एक नई जो है आपको चेतना जगी। अब ऐसा नहीं ना है कि भाई आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो आप कितना ही देर काम कराइए, एक लिमिट होना चाहिए कि हाँ 8 घंटा करवाइए, 9 घंटा करवाइए, 12 घंटा करवाइए। 25 नंबर को आ रहा है कि 18वीं शताब्दी के मध्य में लंदन की आबादी बढ़ने का क्या कारण था। तो लंदन एक बड़ा आपको नगर था, इंग्लैंड की राजधानी होने के कारण इसकी आबादी लगातार बढ़ती गई। जहां 1850 तक इसकी आबादी आपको 6 लाख से अधिक थी, वहीं 1880 तक लंदन की जनसंख्या 40 लाख हो गई। बताइए, बाप रे बाप, ये कितना, माने इतना दिन में ही इतना ज्यादा बढ़ गया। यद्यपि लंदन में कारखाने नहीं थे परंतु वहां रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध थे। इसलिए इंग्लैंड के आपको विभिन्न भागों से लोग वहां आकर बसने लगे। प्रथम विश्व युद्ध तक लंदन में आपको मोटर और बिजली के सामान बड़े स्तर पर आपको बनाए जाने लगे। इससे आपको नए नए कारखाने खुले, इससे भी आपको लंदन की आबादी जो है आपको बढ़ती गई। 26 कह रहा है कि नगरों में आपको विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग अल्पसंख्यक है, ऐसे मान्यता क्यों बनी है। तो विशेषाधिकार प्राप्त वे आपको वर्ग होते हैं जो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से सर्वसंपन्न होते हैं। यह बात सही है कि आपको नगरों में सामाजिक तथा आपको आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग सीमित है, अतः इन्हें आपको अल्पसंख्यक कहा गया है। क्योंकि यह आपको वर्ग सुविधा संपन्न आपको है, इसीलिए आपको पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा आपको अंत स्पष्ट जीवन जी सकते हैं। अधिकतर व्यक्ति जो शहरों में रहते हैं उनके साधन सीमित हैं तथा बाध्यताओं में आपको सीमित रहने के कारण उनमें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। ये तो बात आपको सही है, सब मजा आप ही नहीं लीजिएगा भाई। लंदन में आपको गरीबों के लिए आवास बनवाने के लिए आवश्यक क्यों पड़ी। तो आइए, गरीबों के आपको टेनेमेंट्स आपको रैन बसेरा और आपको अजनबी घर अस्वास्थ्यकर और खतरनाक थे। यानी जो लोगों को गरीबों के लिए टेंट में आपको रखा जाता था वो किसी भी हद तक आपको सही नहीं था। इसमें आग लगने का खतरा भी था, इससे पूरे शहर को आपको नुकसान हो सकता था। गरीबों की बड़ी संख्या में सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल आपको ला सकती है। गरीबों के विद्रोह की आशंका को दबाने के लिए श्रमिकों के लिए भी आवासीय योजना जो है आपको बनाया गया। और बड़े बड़े शहरों में क्या किया जाता था, बड़े बड़े घर आपको बनाया जाता था ताकि जो लोग आपको गांव से आए काम करने वो इस घर में क्या कर सके, आपको रह सके। अब इसके बाद जो है आपको अगला चैप्टर 7 है, इसके बाद एक और चैप्टर होगा आपको हिस्ट्री का 8 नंबर। उसके बाद जो है हिस्ट्री क्या हो जाएगा आपका डन हो जाएगा। उसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट को हम लोग चालू करेंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रहने दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे।